हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द मैक मस्ती पर। आज हम इस वीडियो में हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन के चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे, जो है टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, इससे पहले हमने 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें जो पहला टॉपिक है, शुरू करते हैं वीडियो को आप। और आप अपने पेन और कॉपी लेके बैठ जाएंगे, जिससे कि चीज़ें आप नोट कर सकेंगे। ठीक है, तो जो इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं, उसको मैं यहाँ लिख कर लाया हूँ आपके बीच, और उसको आप नोट कर लेंगे, जिससे कि आपके नोट्स भी बनते रहेंगे साथ के साथ। तो पहला है हमारा टॉपिक, शेयर स्ट्रेस इन टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, शेयर स्ट्रेस इन टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? ठीक है, इसको हम देखते हैं। अब लैमिनार फ्लो के लिए आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन है हमारी। माफ कीजिएगा, थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गया था। तो ये जो इक्वेशन है, टाउ इक्वल्स टू म्यू डी वी ओवर डी वाई प्लस नीटा डी वी ओवर डी वाई, ये क्या है, किसकी इक्वेशन है ये शेयर स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन है। किसके लिए? टर्बुलेंट फ्लो के लिए। ठीक है, अगर टर्बुलेंट फ्लो है तो उसके लिए अगर शेयर स्ट्रेस के लिए इक्वेशन पूछी जाएगी, तो ये इक्वेशन है, डायरेक्ट मैंने लिख दिया है। म्यू डी वी ओवर डी वाई प्लस एन, एन को हम नीटा पढ़ेंगे क्योंकि ये फिजिक्स में हम इसको नीटा पढ़ते हैं, डी वी ओवर डी वाई। ठीक है, अब ये म्यू क्या है और न्यू क्या है, ये देखते हैं हम। ठीक है, ये जो म्यू है, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, डायनेमिक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या डायनेमिक विस्कोसिटी भी बोलते हैं, या इसको हम एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने पहले चैप्टर में काफ़ी चीज़ें बताई थी, इस पर फॉर्मूला क्या होता है इसका, और अलग अलग मात्रक क्या होते हैं, वो सब बता चुका हूँ मैं। ठीक है, नीटा जो है, इसका जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, वो होता है रो एल स्क्वायर डी यू ओवर डी वाई। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं एडी विस्कोसिटी कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? एडी विस्कोसिटी कोफिशिएंट। ठीक है, अब ये जो एडी विस्कोसिटी जो कोफिशिएंट है, वो किसके कारण आता है? ये आता है हमारे, ये टर्बुलेंस इफेक्ट के कारण क्या आता है हमारा? एडी विस्कोसिटी कोफिशिएंट। तो मैंने एक लाइन लिख भी रखा है यहाँ पे आपका, कि एडी विस्कोसिटी कम्स इन पिक्चर ड्यू टू द टर्बुलेंस इफेक्ट। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आता है कि एडी विस्कोसिटी कोफिशिएंट टर्बुलेंट फ्लो में किसके कारण आता है, तो वो आता है हमारा टर्बुलेंट इफेक्ट के कारण। ठीक है, किसके कारण आता है? टर्बुलेंट इफेक्ट के कारण। ठीक है, दूसरा आप कुछ टर्म्स हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं कि हाइड्रोडायनेमिक स्मूथ बाउंड्री क्या होती है। ठीक है, और हाइड्रोडायनेमिक रफ बाउंड्री क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट एक डेफिनेशन से लिख दी है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। पहला, इफ द एवरेज हाइट ऑफ द इरेगुलरिटीज, जिसको हम के से डिनोट करेंगे, इज ग्रेटर देन द थिकनेस ऑफ लैमिनार सबलेयर, अर्थात जो लैमिनार सबलेयर है हमारा, उससे अगर जो इनरेगुलरिटीज की जो हाइट है वो ज़्यादा होती है, तो वो क्या होगा? हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ बाउंड्री कहलाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर होता है। और जो रफ बाउंड्री होगी वो क्या होगा? जब एवरेज हाइट ऑफ इनरेगुलरिटी होगी, वो थिकनेस ऑफ सब लेयर से कम होगी। यहाँ क्या होगा? ज़्यादा होगा, तब वो क्या कहलाएगा? स्मूथ बाउंड्री लेयर कहलाएगा, और जब कम होगा तो क्या कहलाएगा? रफ बाउंड्री कहलाएगा। ठीक है, रफ या फिर हाइड्रोडायनेमिकली रफ बाउंड्री कहलाएगा। ठीक है, कब? जब एवरेज हाइट ऑफ इरेगुलरिटीज इज लेस देन थिकनेस ऑफ लेमिनार सब लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये सिंबल किसका बनाया है? लेस देन का बना रखा है। ठीक है, अब कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, कुछ रेशियो जो होंगे किसमें? रिलेटिव रफनेस में और हाइड्रोडायनेमिक सब लेयर में, कि क्या रेशियो रहेगा, तब वो स्मूथ कहलाएगा या रफ कहलाएगा। तो उसके लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो किसने किया था? निकोरेडस निकोरेडस एक्सपेरिमेंट, या फिर ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने किया था। ठीक है, नाम अटपटा सा है, आप इसको देख लेंगे, निकोरेड्स एक्सपेरिमेंट, जो कि बाउंड्री लेयर के लिए, बाउंड्री थ्योरी में उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था टर्बुलेंट फ्लो के लिए। तो उन्होंने कहा था कि जब बाउंड्री सब लेयर जो होगी, वो कब होगा? जब जो ये डेल्टा का मान, मतलब बाउंड्री बाउंड्री सब लेयर का जो मान होगा, वो 11.6 वी अपॉन वी स्टार होगा। तो ये डायरेक्ट फार्मूला कई बार पूछा गया, लेकिन बहुत कम बार पूछा गया है ये। ठीक है, तो इसको हम देख लेंगे। और जो कंडीशन है, ये रेशियो कैसे बदलेगा? के अपॉन, कब? हाइड्रोडायनेमिक स्मूथ जो होगा, वो के अपॉन डेल्टा डैश, डेल्टा डैश क्या है हमारा? हाइड्रोडायनेमिक सब लेयर, और के क्या है? रिलेटिव रफनेस। ये लेस देन 0.25 होगा तो बाउंड्री क्या कहलाएगी? हाइड्रोडायनेमिक स्मूथ कहलाएगी। ठीक है, और जब ट्रांजिशन कब कहलाएगी? जब, अभी ट्रांजिशन एक बार छोड़ देते हैं, पहले हम पढ़ लेते हैं रफ। रफ कब कहलाएगी? जब इनका रेशियो ग्रेटर होगा 6 से, मतलब 6 से ज़्यादा वैल्यू दे रहा होगा ये, तो वो क्या कहलाएगा? हाइड्रोडायनेमिक रफ बाउंड्री कहलाएगा। और इन दोनों के बीच में जब वैल्यू आ जाएगी, तब वो क्या कहलाएगा? हमारा ट्रांजिशनल बाउंड्री कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। अब यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि आर अपॉन के इज कॉल्ड रिलेटिव रफनेस, वेयर के इज द एवरेज हाइट ऑफ रफनेस एंड आर इज द रेडियस ऑफ पाइप।
ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे बता भी दिया आपको कि आर क्या है हमारा, रेडियस ऑफ पाइप है, और के क्या है, रिलेटिव रफनेस है, ठीक है, उसकी हाइट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक टर्म इसमें यूज होता है, म्यूडी चार्ट हम यूज करते हैं टर्बुलेंट फ्लो के लिए। अब वो क्यों यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, तो वो जब भी फ्लो अगर किसी नॉन सर्कुलर डक्ट के अंदर होता है, नॉन सर्कुलर डक्ट है उसके अंदर फ्लो हो रहा है, तब हम उस कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाने के लिए, फ्लो के कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाने के लिए हम मूडी चार्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कई बार अगर आता है पेपर में, तो मूडी चार्ट आपका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, या फिर डायरेक्ट पूछेगा कि नॉन सर्कुलर डक्ट के लिए कैरेक्टरिस्टिक फ्लो की दिखाने के लिए हम किस चार्ट का प्रयोग करते हैं, तो वो क्या है, मूडी चार्ट। अब जो इसमें सर्कुलर क्या है, नॉन सर्कुलर डक्ट है, कहीं पे भी मतलब डायमीटर इसका सेम नहीं होगा, अलग अलग डायमीटर होगा, तो उसके लिए जो डायमीटर हम कैसे निकालते हैं, 4a/p से। ठीक है, मतलब इसको हम कैरेक्टरिस्टिक डायमीटर भी बोलेंगे। कैरेक्टरिस्टिक डायमीटर क्या होता है, 4a/p, जहाँ ए क्या है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन मतलब CROSS, मैंने डायरेक्ट शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है, उस क्रॉस सेक्शन का एरिया, और पी क्या है, वेटेड पेरीमीटर, परिधि है। ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, उस नॉन सर्कुलर डक्ट का हम डाया निकाल सकते हैं। ठीक है, और इट सेल्फ ये कई बार ना कैरेक्टरिस्टिक डायमीटर का फॉर्मूला ही पेपर में आ रखा है, तो आंसर क्या होता है, 4a/p, 4a/p। ठीक है, अब इसमें कुछ नोट पॉइंट है, क्या है, पहला, देर इज नो स्पेसिफिक रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर फॉर द ट्रांजिशन फ्लो। देखिए, हमने हमने फ्रिक्शन फैक्टर, ये एफ क्या है हमारा, फ्रिक्शन फैक्टर, और आर ई क्या है हमारा, रेनॉल्ड नंबर, इनके हमने हमने रिलेशन पढ़े हैं। लैमिनार के लिए क्या होता है, 64/RE, 64/RE बराबर क्या होता है, एफ होता है, ये हमने पढ़ा लैमिनार के लिए। ठीक है, और टर्बुलेंट के लिए क्या पढ़ा था हमने, 0.314 रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड नंबर की पावर क्या था, 5/2 था। ठीक है, तो इसको आप देख लेंगे, ये हमने किसके लिए पढ़ा था, टर्बुलेंट फ्लो के लिए पढ़ा था। लेकिन एफ और आर में कोई भी रिलेशन नहीं होता है, किसके लिए, ट्रांजिशन फ्लो है, तो उसके लिए अभी तक कोई भी रिलेशन नहीं बना है। ठीक है, दूसरा है हमारा, इन टर्बुलेंट फ्लो द स्मूथ पाइप फ्रिक्शन फैक्टर डिपेंड ऑन रेनॉल्ड नंबर। अगर कोई भी टर्बुलेंट फ्लो है और वो फ्लो स्मूथ पाइप के अंदर है, एक स्मूथ पाइप के अंदर है, तो जो फ्रिक्शन फैक्टर मतलब एफ जो होगा, ये एफ होगा, वो केवल रेनॉल्ड नंबर पर डिपेंड करेगा, केवल रेनॉल्ड नंबर पर डिपेंड करेगा। कब, जब टर्बुलेंट फ्लो होगा और स्मूथ पाइप के अंदर होगा। ठीक है, कंडीशन दो, इन जनरल टर्बुलेंट फ्लो फॉर रेनॉल्ड रफ पाइप, अब क्या है, रफ पाइप फ्रिक्शन फैक्टर डिपेंड्स ऑन रिलेटिव रफनेस एंड रेनॉल्ड नंबर। मतलब अगर पाइप क्या है, रफ पाइप है और उसमें टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है, तो जो हमारा जो फ्रिक्शन फैक्टर एफ होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, रिलेटिव रफनेस और रेनॉल्ड नंबर दोनों पर डिपेंड करेगा। लेकिन जब स्मूथ पाइप के अंदर टर्बुलेंट फ्लो हो रहा था, तो केवल रेनॉल्ड नंबर पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्या, फ्रिक्शन फैक्टर। ठीक है, अब तीसरा केस है, इन फुली डेवलप्ड टर्बुलेंट फ्लो, अगर कोई भी टर्बुलेंट फ्लो जो फुली डेवलप्ड हो चुका है, अपनी फुल वेलोसिटी में आ चुका है, उसकी प्रोफाइल पूरी बन चुकी है, तब, और वो रफ पाइप के अंदर है, और वो फ्लो किसके अंदर है, रफ पाइप के अंदर है, तो जो फ्रिक्शन फैक्टर एफ होगा वो केवल केवल रिलेटिव रफनेस पर डिपेंड करेगा, उसमें अब रेनॉल्ड नंबर का भी कोई काम नहीं होगा, तो किस पे डिपेंड करेगा, रेनॉल्ड रिलेटिव रफनेस पे। ठीक है, ये चीज़ें, तीन चीज़ें हैं, तीन लाइनें। अगर टर्बुलेंट फ्लो स्मूथ पाइप में हो रहा है तो केवल रेनॉल्ड नंबर पर डिपेंड करेगा फ्रिक्शन फैक्टर। अगर टर्बुलेंट फ्लो रफ पाइप में है तो रिलेटिव रफनेस और रेनॉल्ड नंबर दोनों पर डिपेंड करेगा। और कोई टर्बुलेंट फ्लो रफ पाइप के अंदर फुली डेवलप्ड है, मतलब अपनी पूरी प्रोफाइल बना चुका है, अपनी पूरी वेलोसिटी में आ चुका है, तब वो केवल रिलेटिव रफनेस पर डिपेंड करेगा उसका फ्रिक्शन फैक्टर। ठीक है, तो ये चीज़ थी हमारी पूरी, इसमें टर्बुलेंट फ्लो में जितने भी पॉइंट थे मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया और लिख दिया है, स्क्रॉल भी कर दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। अब हम चलते हैं एक अगले चैप्टर पे, छोटा सा चैप्टर ये भी है, तो हमने सोचा इसको भी इसी में इंक्लूड कर दें। ठीक है, क्या है, डायमेंशन लेस एनालिसिस। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 है। कुछ यहाँ पे विमीय सूत्र मैंने लिखे हुए जिसको आप नोट कर लेंगे, कई बार ये विमीय सूत्र भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो पोटेंशियल वेलोसिटी पोटेंशियल के लिए जो विमीय सूत्र होता है, L² T⁻⁻1। स्ट्रीम फंक्शन के लिए जो होता है वो सेम यही होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण के लिए ये होता है L⁻², और वॉर्टिसिटी ये क्या होता है, T⁻⁻1 या T इनवर्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, कहाँ कहाँ पढ़े थे वो आप, जिसने भी वीडियो फॉलो किया होगा उनको पता होगा। तो ये उनके विमीय सूत्र हैं, कई बार पेपरों में पूछे गए, इसलिए मैंने यहाँ नोट डाउन कर दिया। अब इसमें डायमेंशन लेस एनालिसिस में एक बकिंगम पाई थ्योरम आती है। ठीक है, इससे भी आप फिर भी
फेमिलियर होंगे कि बकिंगम पाई थ्योरम क्या होता है। ठीक है, देखिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम इफ ऑल द n वेरिएबल एंड आर डिस्क्राइब्ड बाय m फंडामेंटल डायमेंशन, मतलब कोई भी n वेरिएबल है उनको डिस्क्राइब करने के लिए m फंडामेंटल वेरिएबल की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो ये n और m क्या है, कोई नंबर है। ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। देन दे मे बी ग्रुप्ड इन n माइनस एम डायमेंशन ऑफ पाई, मतलब इन दोनों का जो डायमेंशन जो पाई टर्म बनेंगे वो कितने बनेंगे, n माइनस एम बनेंगे। ठीक है, n माइनस एम। ठीक है, तो ये चीज़ें इन्होंने बकिंगम पाई थ्योरम में बोला, तो बस इसको आप याद रखें, कई बार यही ऑप्शन में रहता है, यही सही होता है। ठीक है, तो इसको वो डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखता है, फिर कहता है कि कितने ग्रुप बनेंगे, तो n माइनस एम। अब वो आपको देखना है कि ये जो वेरिएबल है वो किससे दिखा रहा है, n से दिखा रहे हैं कि m से दिखा रहे हैं। अगर वो n से दिखा रहे हैं तो ऑप्शन में ये सही होगा, अगर वो m से दिखा रहे हैं क्वेश्चन में तो m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको देखना है, क्योंकि वो वेरिएबल ये चीज़ चेंज कर सकते हैं ना क्वेश्चन में कभी भी। वो तो मैंने मान लिया कि n और m है, वो हो सकता है वो m और n माने। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ वेरिएबल, और m क्या है यहाँ पे, फंडामेंटल डायमेंशन। ठीक है, अब आते हैं कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं। ठीक है, प्रोटोटाइप और मॉडल में, मॉडल और एक्चुअल मशीन में कुछ सिमिलैरिटीज़ होती है। कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है, तीन टाइप की सिमिलैरिटीज़ होती हैं। कई बार तो ऐसे ही पूछ लेता है कि कितनी सिमिलैरिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो वो तीन होती हैं, कौन कौन सी, ज्योमेट्रिकल सिमिलैरिटी, काइनेमेटिक सिमिलैरिटी और डायनेमिक सिमिलैरिटी। ज्योमेट्रिकल मतलब शेप, तो सिमिलैरिटी ऑफ शेप ऑप्शन में रहता है। ठीक है, सही। और काइनेमेटिक मतलब इसमें हम फोर्स इंक्लूड नहीं करते हैं, केवल मोशन इंक्लूड करते हैं, तो ये क्या होगा, सिमिलैरिटी ऑफ मोशन, मतलब प्रोटोटाइप और जो हमारा एक्चुअल है उसका जो मोशन दोनों का सेम होगा। ठीक है, और सिमिलैरिटी ऑफ डायनेमिक मतलब फोर्स, मतलब दोनों में फोर्स जो होंगे जो जनरेट हो रहे होंगे वो सेम होंगे, तो सिमिलैरिटी ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ज्योमेट्री के साथ शेप आएगा, ठीक है, काइनेमेटिक के साथ मोशन आएगा, और डायनेमिक के साथ फोर्स आएगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशनलेस नंबर हैं जो कि बार बार उसके फॉर्मूले पूछे जाते हैं और उसका एप्लीकेशन पूछा जाता है, तो वो मैंने यहाँ टेबल में कर दिया है। पहला है हमारा रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या होता है, इनर आई मतलब इनर्सिया, बी मतलब विस्कस। ठीक है, तो इनर्सिया फोर्स बट्टे विस्कस फोर्स क्या होता है, इनर्सिया फोर्स बट्टे विस्कस। आप पूरा लिख सकते हैं यहाँ पे आगे करके, इनर्सिया फोर्स बट्टे विस्कस फोर्स। और इसका जो एप्लीकेशन है, सिग्निफिकेंस है, वो क्या है, फ्लो थ्रू अ कंडक्ट पाइप, क्लोज कंडक्टर, मतलब पाइप में फ्लो हो रहा है तो रेनॉल्ड नंबर ही बताता है ना कि वो क्या है, लेमिनार है कि टर्बुलेंट है कि ट्रांजिएंट है। तो अगर इसका एप्लीकेशन क्या है, जहाँ भी कहीं भी फ्लो हो रहा है पाइप में, डक्ट में, ठीक है, प्लेट्स में, फिक्स प्लेट के बीच में, तो वो क्या कौन बताता है, रेनॉल्ड नंबर बताता है। ठीक है, अब आता है फ्राउड नंबर। फ्राउड नंबर क्या होता है, इनर्सिया फोर्स अपन ग्रेविटेशनल फोर्स, जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स प्रीडोमिनेंट होगा वहाँ वहाँ फ्राउड नंबर लगेगा। ठीक है, पहला तो यहाँ लिखेंगे वेयर फ्री सरफेस इज प्रेजेंट लाइक स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो फ्राउड नंबर वहाँ पे आता है पिक्चर में। ठीक है, वियर्स, स्पिलवेज, चैनल, वेयर द ग्रेविटी फोर्स इज प्रीडोमिनेंट, मैंने पहले बताया जहाँ भी ग्रेविटी फोर्स एक्ट करेगा वहाँ ये प्राउड नंबर का खेल आएगा ही आएगा। और क्या होता है ये, इनर्सिया अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इनर्सिया अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आता है आइलर। आइलर नंबर क्या होता है, ठीक है, आइलर नंबर क्या होता है, इनर्सिया अपॉन प्रेशर फोर्स, पी मतलब प्रेशर। तो आप पूरा लिख सकते हैं इनर्सिया अपॉन प्रेशर फोर्स। और ये किसके लिए यूज होता है, एप्लीकेशन क्या है, स्टडी ऑफ कैविटेशन। कैविटेशन क्या होता है, हम जब मशीनरी वाला पोर्शन पढ़ेंगे वहाँ पढ़ेंगे कैविटेशन एक फिनोमिना होता है। जैसे कि सेपरेशन होता था हमारा फ्लो सेपरेशन, वैसे कैविटेशन भी होता है, कैसे कैसे इससे बचते हैं उस पर भी हम बात करेंगे जब वो टॉपिक आएगा तो। ठीक है, आइलर फोर्स क्या होता है, इनर्सिया अपॉन प्रेशर फोर्स, और ये किसके स्टडी में इसका एप्लीकेशन का है, कैविटेशन स्टडी में। ठीक है, अब आता है मैक नंबर। मैक नंबर है इनर्सिया अपॉन इलास्टिक फोर्स, ई मतलब इलास्टिक फोर्स। और ये क्या होता है, फ्लूइड कंप्रेसिबिलिटी या इनकम्प्रेसिबिलिटी बताता है। ठीक है, जहाँ भी हम फ्लूइड को हम इनकम्प्रेसिबल और कंप्रेसिबल में छांटना होता है तो हम मैक नंबर से डिसाइड करते हैं कि मैक नंबर अगर कम होगा तो वो इनकम्प्रेसिबल होगा, और मैक नंबर ज़्यादा आ रहा है तो कंप्रेसिबल होगा। ठीक।
फॉर्मूला इनमें से कौन सा है, या फिर वो डायरेक्ट पूछेगा कि इनर्शिया फोर्स होता है विस्कस फोर्स, इनमें से कौन सा नंबर है, ठीक है, या किसके लिए सूत्र होता है। तो रेनॉल्ड, फ्राउड, आइलर, मैक, तीनों चारों ऑप्शन में देगा, तो दोनों तरफ से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ थी, ये 11वां और 12वां चैप्टर था, ठीक है। ये मैंने इसीलिए दोनों चैप्टर इसमें इंक्लूड किया क्योंकि यहाँ तक हमारा जो हाइड्रोलिक्स वाला पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। हाइड्रोलिक्स वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम कल से क्या पढ़ेंगे,